आज से शुरू करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, जो क्या है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश की आर्थिक स्थिति कब की बात कर रहे हैं? जब हमारा देश आजाद हुआ था तब की बात कर रहे हैं। तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब कर दी गई थी। किसने खराब की थी? ब्रिटिशर ने हमारे देश को लूट लिया था पूरी तरह से। ना ही लोगों के पास खाने के लिए पैसा बचा, खाने पीने रहने सहने कुछ करने के लिए पैसा नहीं बचा। उसके अलावा हमारे देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको सारी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया गया था, लूट लिया गया था। ठीक है, कौन कर रहा था? ब्रिटिशर ने करते थे। मतलब अब जितने भी पॉइंट्स की बात करेंगे उन सब पॉइंट्स में हम लोग को क्या बात करनी है कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत क्या थी, जो बहुत खराब थी। ठीक है, चाहे फीचर्स की बात कर लो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे फॉरेन ट्रेड, चाहे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, चाहे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें खराब थी। ठीक है, इन सब चीजों में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारा चैप्टर सिर्फ इन सब चीजों में है, जो बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब समझो अगर मानो हमारे देश में ब्रिटिशर नहीं आते तो हमारे देश की हालत कैसी थी? बहुत अच्छी थी। हमारे देश की इकोनॉमी वाइब्रेंट इकोनॉमी थी। वाइब्रेंट इकोनॉमी मतलब जहां पर बहुत ग्रोथ हो रही है। हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों? क्योंकि भाई हमारे देश की जो सामान, हमारे देश में जो रॉ मटेरियल था वो बहुत प्रीशियस होता था। हमारे देश के जो कारीगर थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। ठीक है, अपनी कारीगरी के लिए। हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और जितने भी फार्मर वहां पर काम करते थे वो मालिक थे अपने लैंड के। ठीक है, इसका हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद ब्रिटिशर आए, उन्होंने हमारे देश को लूट लिया। फिर हमारे देश की हालत कैसे होगी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पर? ठीक है, अब पहली बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? जैसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा ना कि पानी खड़ा हुआ है, कोई भी हलचल नहीं हो रही। वैसे अगर इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत थोड़ी ग्रोथ हो रही है जिसका कुछ नहीं पता लगता, तो उसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगा ग्रोथ कम, बहुत कम है? क्योंकि देखो उस समय जो हमारे देश की जीडीपी थी ना वो थी सिर्फ 2%। हमारे देश की जो जीडीपी थी ना वो थी सिर्फ 2%। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम थी 0.5%। जीडीपी मतलब हमारे देश में कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि हमारे पूरे देश की टोटल इनकम का एक एवरेज, मतलब टोटल लोगों की इनकम का एक एवरेज मान लेते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। वो ठीक है। अब ये सब चीजें कैलकुलेट कब हुई? आजाद होने के बाद। क्योंकि ब्रिटिशर ने तो कभी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया नहीं। आजाद होने के बाद कुछ लोगों ने, हमारे देश के कुछ लोगों ने कैलकुलेट की। उनका नाम क्या था भाई? नाम याद कर देते हैं। नाम क्या है उनका? नाम था भाई दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिवराज, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। इनके नाम याद कर लेना, आप वो आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बात करेंगे कि भाई हमने क्या बात की? पर कैपिटा। अब जिस इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है उसे हम कहते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब कि उस समय हमारी कितनी पर कैपिटा इनकम होगी? तो हमारी थी सिर्फ 230 रुपए। ठीक है, ये याद करना। अब इतनी कम पर कैपिटा इनकम होने की वजह से क्या था? लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, जिसकी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी। बहुत दुख, इतना दुख। फिर आगे डोमिनेंसी ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या कि हमारे देश से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। उस समय 72% लोग, उस समय 72% लोग इन्वॉल्व कहां पर थे? एग्रीकल्चर में। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो था ना, मतलब कि जो आउटपुट आ रही थी ना वो थी सिर्फ कितनी थी? 50%। सीधा हिसाब है इसका। 50% मतलब हम लोगों ने 72 लोगों को काम पर रखा हुआ है, लेकिन हमें काम सिर्फ 50 लोगों का मिल रहा है। मतलब आउटपुट सिर्फ 50 लोगों की मिल रही है। इसी भी हम क्या कहते हैं? खराब सिचुएशन। मतलब एग्रीकल्चर में ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आ गया ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रीज का भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे हम लोगों ने बात की थी ना कि पहले क्या होता था जब अंग्रेज नहीं आते कि हमारी हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस थी, लेकिन जब ब्रिटिशर ने बर्बाद कर दी तो क्या हुआ? हमारी जो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। हमारी जो हैवी इंडस्ट्री थी उसमें बहुत थोड़ी ग्रोथ होती थी, मतलब कि ना के बराबर ही ग्रोथ थी। उसके अलावा जो हमारे कैपिटल गुड्स थे वो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। हम यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, बाहर से इंपोर्ट करवाते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब थी। उसके बाद हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। हमारे देश में अगर कोई चीज भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई चीज की प्रोडक्शन नहीं की हो रही है, कहां से पता लगा? जीडीपी से। जीडीपी तो 2% है। ठीक है, इसका मतलब हमारे देश में तो प्रोडक्शन हो रही है। लोगों को खाने के लिए चीजें चाहिए, कपड़े पहने, मशीनें चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। तो हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट इसके ऊपर हो गए थे, इंपोर्ट के ऊपर, बाहर से सामान मंगवाने के ऊपर, चाहे वो डिफेंस फोर्स का सामान क्यों ना हो। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अब समझो, हम लोग एक चीज समझिए, जितने भी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके लिए काम करने का एक ही जरिया होता है, जो होता है खेती बाड़ी। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अगर लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में लोग अगर ज्यादा इन्वॉल्व थे तो उससे तो हम लोगों ने सुन लिया कि ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में होने से उनकी आउटपुट कम मिलती थी, तो ये भी काम खराब हो गया। उसके बाद उस समय हमारी थी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती कि भाई देखो, ना ही सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, ना ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। मिली बांट, जिसे हम कहते हैं ना मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का बात सुना था, बस वो होती है। ये सिंपल पॉइंट है, इसका कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। इन सब के बारे में तो समझ लिया कि ये कुछ नहीं है।
एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, एक सिस्टम था जिसे हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम, जो गवर्नमेंट ने अपनाया था, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या कहा था, जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसकी मदद से ब्रिटिशर ने हमारे एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, एक्सप्लॉयट कर दिया था, तभी हम इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कब लेकर आए थे ब्रिटिशर, 1793 में। इसको पूरी तरह से समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, क्या कि भाई 1793 से पहले हमारे एक्चुअल में लैंड के ऑनर कौन थे वो समझना पहले, मतलब मालिकाना हक किन्हें मिला हुआ था 1793 से पहले। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो भाई, बात करते हैं पहली चीज, पहला क्या था भाई, राजा होते थे, राजा होते थे, राजा को क्या कहते हैं हम, राजा को हम कहते हैं किंग। ठीक है, तो पहले जिस राज्य का किंग होता था वो सारा राज्य उसका होता था, तो पूरा राज्य का मालिक कौन है, एक किंग है, पहला एक चीज मान लेते हैं। और अलग अलग राज्य का अलग अलग सिस्टम होता था। कोई कुछ विलेजेस में क्या होते थे, कुछ विलेजेस के लोग कहते थे कि ये विलेज हमारा है, हम लोग शुरू से यहाँ पर रह रहे, तो इसके ओनर भी हम लोग ही हैं। तो विलेज के कुछ विलेजेस के ओनर उन्हीं के लोग होते थे। ठीक है, एक और चीज होती थी, जैसे ये किंग है, ठीक है, अब ये किंग क्या कहता था, किंग कहता था भाई जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जैसे फार्मर लगा लो, कल्टीवेटर्स लगा लो, जो लोग एक्चुअल में जमीनों पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो लोग ही हैं अपनी जमीनों के मालिक। क्या बात है, सच में, हाँ बिल्कुल, वो लोग ही मालिक। तो अब इस चीज के बदले में, मालिकाना हक देने के बदले में किंग को क्या मिलता था, किंग को मिलता था टैक्स, किंग को मिलता था टैक्स, जिसे हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू। सिंपल है, तीन तरह की ओनरशिप होती थी, वो हमने थोड़ी बहुत समझ लिया। अब एक और चीज क्या होती थी भाई, देखो किंग है भाई, किंग क्या करता है, किंग टैक्स लेता था, किससे लेता था, फार्मर से लगा लो, लोगों से लगा लो, जो भी है, ठीक है, टैक्स लेता है। क्या वो हर किसी के घर में जाता था, भाई मेरे को टैक्स दे दो, मेरे को टैक्स दे दो, ऐसा नहीं होता। उसने एक इंटरमीडिएटरी को रखा होता था, जो किसके पास जाता था, फार्मर के पास जाता था, और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। सिंपल सिस्टम, सिंपल। अब जब ब्रिटिशर आए तो भाई किंग वाला सिस्टम तो हट गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स आ गए। अब समझो अच्छे से, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर ने आया, वो लेकर आया लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज जमींदारी सिस्टम। क्या था भी समझो, ब्रिटिशर ने बुलाया इस इंटरमीडिएटरी को बुलाया। ब्रिटिशर ने क्या कहा, इधर आ भाई, इधर आ, हम तुम्हारा भला करते हैं यार, हमारा भाई है। तो इंटरमीडिएटरी को कहा, क्या कहा कि भाई आज से हम तुम्हें जमींदार बनाते हैं, आज से हम तुम्हें जमींदार बनाते हैं, हम तुम्हें मालिकाना हक देते हैं, हम तुम्हें मालिक बनाते हैं वो सारी लैंड के जिसके पहले मालिक थे फार्मर, पहले मालिक थे एक्चुअल जो वहां पर काम करते, जो उस जमीन पर रह रहे थे, हम तुम्हें मालिकाना हक देंगे। भाई साहब इंटरमीडिएटरी खुश, इंटरमीडिएटरी कह रहा है कि भाई आप मुझे मालिक बना रहे हो तो आप मुझसे कुछ तो चाहते होगे। ब्रिटिशर कहते बिल्कुल बहुत कुछ चाहते हैं हम। तो ब्रिटिशर ने बताई अपनी साजिश। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देख, पहले तू राजा के लिए पैसा कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, अब तू हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन उतनी अमाउंट जितनी हम फिक्स करेंगे। इंटरमीडिएटरी को ब्रिटिशर ने ये कह दिया कि हम तुमसे फिक्स अमाउंट लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा तेरी मर्जी है, तू जितना मर्जी ले सकता है फार्मर से। क्या बोला ब्रिटिशर ने ये बोला इंटरमीडिएटरी को। इंटरमीडिएटरी कौन हो गए, हमारे जमींदार। कौन हो गए, जमींदार। कि भाई हम तुमसे क्या लेंगे, हम तुमसे फिक्स लेंगे क्या, लैंड रेवेन्यू। चलो ये भी ठीक है, और तुझे हम अथॉरिटी देते हैं, तुम्हें हम अथॉरिटी देते हैं, तो जितना मर्जी फार्मर से ले सकता है पैसा, जितना मर्जी फार्मर से ले सकता है पैसा, जितनी तेरी मर्जी हम अथॉरिटी देते, तो जितना चाहे ले सकता है, क्योंकि तू अब से मालिक है उस जमीन का। तो भाई ये लालच हुआ जमींदार के मन में। क्या लालच हुआ, 100 रुपए मांग रही है ब्रिटिश सरकार, मैं ऐसा करता हूँ 500 रुपए ले लेता हूँ, किससे, फार्मर से। तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई जमींदार ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवाने की कोशिश करता है फार्मर से। अब फार्मर तो बेचारा फार्मर सारा पैसा किसको दे देता है, जमींदार को दे देता है। जमींदार भी खुश, ब्रिटिशर भी खुश। सबसे ज्यादा बर्बाद कौन हुआ, फार्मर, कल्टीवेटर। पहले फार्मर कल्टीवेटर क्या होते थे, हमारे ऑनर ऑफ द लैंड, लेकिन जमींदारी सिस्टम आने के बाद वो बन गए टीनेंट ऑफ द लैंड। टीनेंट होते किराएदार। जो भी टैक्स होता था वो तो देना ही पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या ना अच्छी हो। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जो बहुत ज्यादा रिस्कियर है। उस टाइम पर भी रिस्क बहुत था, अब भी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अब देखो, मान लो कि फसल अच्छी तो उन्होंने पैसा दे दिया, तब भी उनके पास इतना बचता था वो खुद के खाने के लिए रख सकते थे, उसके अलावा नहीं। लेकिन अब फसल अच्छी नहीं तो वो किसी से उधार लेंगे, लोन लेकर वो आगे दे देंगे। तो ऐसे वो लोन वाले जाल में फंसते रहते थे। तो इसकी वजह से, जमींदार सिस्टम की वजह से हमारे सारे फार्मर्स, हमारी फार्मिंग, हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह एक्सप्लॉइट हो गया। इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होनी शुरू होगी। ठीक है, बात होगी खत्म। उसके बाद क्या है, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
मतलब कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई सारे फार्मर सुन लो, तुम्हें आज से ना कमर्शियल क्रॉप्स बनानी है, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह बनाना है, तुम्हें ये व्हीट राइस वगैरह जिसको तुम कंज्यूम कर सकते हो उसे नहीं बनाना है। अब कौन सी कमर्शियल क्रॉप? उन्होंने कहा इंडिगो बनाओ। इंडिगो की जो डिमांड है वो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उससे उन्होंने डाइंग वगैरह के प्रोडक्ट्स बनाने थे। एक तो फार्मर्स के पास पैसा नहीं है, ऊपर से तुम लोग कह रहे हो कि भाई कमर्शियल क्रॉप बनाओ, ना ही पैसा है ना ही वो खाने के लिए कुछ रख पा रहा है, तो भाई फार्मर की तो हालत वैसे बहुत खराब हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? बोला कि अच्छा, बोला कुछ नहीं, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। भाई ऑनर ऑफ द सॉइल थे जमींदार, टीलर ऑफ द सॉइल हो गए हमारे जो फार्मर और जो पीजेंट्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव, उनके बीच में बहुत ज्यादा बड़ी खाई बन चुकी थी। मतलब कि भाई देखो, ऑनर ऑफ द सॉइल जो थे वो गवर्नमेंट के साथ मिल चुके थे, एक्सप्लॉयटेशन किसके साथ हो रहा था? फार्मर्स के साथ हो रहा था, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे रह रहे थे। तो ये पंगा पड़ गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है हमारे पास? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। भाई लोगों के पास जो प्लॉट होते थे, लैंड होती थी, वो छोटी छोटी होती थी, लेकिन फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मतलब कि भाई एक लैंड है यहाँ पर, दूसरी लैंड है दूसरी गली में, तीसरी लैंड है तीसरी गली में, चौथी लैंड है चौथी गली में, अगर किसी के पास 5 प्लॉट थे ना, वो अलग अलग जगह पे थे। अब एक इंसान यहाँ पर भी हल चला रहा है, वहां पर भी हल चला रहा है, तो यार यहाँ से क्या वो आउटपुट सेम मिल पाएगी, अच्छी मिल पाएगी? नहीं। अगर ये इन्हीं सब के अलावा एक बंदे के पास पांचों के पांचों प्लॉट एक ही जगह पर होते तो वो कितना अच्छा होता, तो वो ज्यादा बेनिफिटेड होता। अब अलग अलग जगह पर आए तो इससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती। ठीक है, उसके बाद आगे सबसिस्टेंस आउटलुक। आप लोगों ने बात सुन ली है, मतलब कि जो भी फार्मर्स सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहते कमर्शियल क्रॉप्स बनाओ, पहले कर पाते थे फिर नहीं कर पाए, तो वो भी प्रॉब्लम होगी। मेन जो आ गया हमारा जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम कहां पर लागू हुआ था? कि हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स थे, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी ना उस टाइम पर, वहां पर ये लागू हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से काम खराब हो गया और हमारे इसमें पैसा नहीं था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी कम थी। पैसा नहीं था, वही तो प्रॉब्लम थी ना भाई, ना खाने को मिला, ना पहनने को मिला, ना जो भी मिला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे बर्बाद किया ब्रिटिशर ने? ब्रिटिशर ने क्या किया? जो हमारे देश में रॉ मटेरियल था वो अपने पास ले गए और उस रॉ मटेरियल से उन्होंने फिनिश गुड बनाया और फिनिश गुड बनाकर हमारे देश में आकर बेच दिया। मतलब एक तो हमारा रॉ मटेरियल लेके ऊपर से फिनिश गुड बनाकर हमारे देश में बेच दिया। हमारे देश में अगर फिनिश गुड बाहर से आ रहा है तो हमारे देश के लोग क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं। मतलब हमारे देश में बेरोजगारी बढ़नी शुरू होगी। ठीक है, अब उस समय एक और चीज हुई थी क्या, कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना उसने टैक्स लगाया बड़े डिस्क्रिमिनेशन वाले तरीके से। जैसे उसने क्या कहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो भी सामान तुम एक्सपोर्ट करोगे, रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल तुम एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। जो भी ब्रिटिशर से फिनिश गुड हमारे देश में आएगा, इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं। लेकिन जो हमारे देश की हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जो भी एक्सपोर्ट की जाएंगी। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स अगर एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री खत्म होनी शुरू होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? हमारे देश में बहुत थोड़ी सी ग्रोथ हुई। कहां पर? इंडस्ट्री सेक्टर में। मतलब कोई नई नई इंडस्ट्रीज आई, जैसे मान लो कॉटन जूट मिल्स आई, और कॉटन जूट मिल्स, कॉटन मिल्स जो थी वो इंडियंस के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी, इरिस्पेक्ट के जो जूट वाली मिल्स थी वो फॉरेनर्स खुद कंट्रोल करते थे। हमारे देश में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह भी आई, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, वो कब आए थे? 1907 में आए थे। उसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री हमारे देश में, मतलब ग्रोथ हुई, बहुत थोड़ी ग्रोथ हुई, ब्लैक ग्रोथ। ठीक है, इसे इस टाइम पर, जिसका हमारा उस टाइम पर तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया था। ठीक है, अब तो जो है सो है। ठीक है, इस तरह हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा था। ठीक है, मेन चीज क्या होगी कि भाई हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री खत्म कर देगी, उनके कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी बर्बाद कर दिया गया था। कैसे? पहले क्या है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, हम लोग रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, हम लोगों ने बात की है। इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड को, ये भी बात कर ली है, पहले का भी मिलना है। लेकिन दूसरा क्या है? मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। हमारे जो फॉरेन ट्रेड होते थे ना उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा किसने कर लिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब क्या होता था उस समय पे? अब देखो, हमारे देश का 50% जो था ट्रेड वो ब्रिटेन के साथ हो रहा था। 50% के अलावा और किस कंट्री के साथ हो रहा था? जैसे हमारी चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन सब के साथ होता था। ठीक, लेकिन फॉरेन ट्रेड का कंट्रोल कब ज्यादा बढ़ गया? जब सुएज कैनाल बना। अब सुएज कैनाल कब बना? 1869। उसके बाद क्या है? सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर। अब देखो, हमारे देश में सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड कब होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट क्या करते थे? रॉ मटेरियल। इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश गुड।
अब इंपोर्ट करते थे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब भाई हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, बिल्कुल ना। लेकिन देखो एक चीज तो है ना कि भाई हमारे देश में एक्सपोर्ट ज्यादा थे, मतलब पैसा तो आ रहा होगा, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन ये तो इन्होंने कहा खराब है। क्यों? क्योंकि भाई जो पैसा आता था ना वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता था? सारा पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने ही खर्चों में इस्तेमाल कर लेती थी, या उसके अलावा अगर कोई ब्रिटिशर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें लगा देती थी। हमारे देश के डेवलपमेंट में 1 रुपया नहीं डालती थी, इसलिए तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी। ठीक है, तो बात करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, मतलब कितने बर्थ रेट है, कितने डेथ रेट है। हमारे देश में जितने लोग पैदा होते हैं, जितने लोग मरते हैं, वो भी दोनों के रेट ज्यादा थे। ठीक है, अगर हम इन्हें कैलकुलेट करते तो 1000 के हिसाब से करते हैं। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा होते हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसका मतलब हमारे देश में गरीबी बढ़ रही थी, क्योंकि उतनी इंप्लॉयमेंट तो थी नहीं। तो इसके कारण क्या हुई, हमारे देश में गरीबी होगी। ठीक है, पॉवर्टी होगी। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या था, ये भी बढ़ रहा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है कि 1 साल के अंदर जितने भी बच्चे मर जाते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर ही मर जाते हैं, उतने बच्चों को 1000 के हिसाब से मेजर करते, वो होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि पैसे नहीं था लोगों के पास, तो क्या मेडिकल पे खर्चा करे, खाने पीने के लिए पैसा नहीं था। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब क्या थी भाई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब थी हमारी एक एवरेज 44 ईयर्स की। 44 ईयर्स मतलब 44 साल का बंदा मर जाता था। इस इतनी की एवरेज मानी जाती है कि 44 साल तक बंदा जी सकता है, उसके बाद मर जाएगा उस टाइम पर। अब तरह से जितनी भी आपकी बुक में लिखी है वो सारी लगा लेना। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट। लिटरेसी भी यहाँ इन लोगों ने पढ़े लिखे बंदों का रेट बोला है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा किसे माना जाता था? जो इंसान लिख सकता और सिर्फ पढ़ सकता, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन ना, इतनी नहीं, सिर्फ लिटरेसी में उन लोगों को माना गया है जो रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे देश में टोटल थे 16% लोग जो पढ़ लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन वुमेन्स का रेट और भी कम था। वो था कितना? वुमेन्स जो थी वो थी सिर्फ 7% वाली, जो और लिख और पढ़ सकती थी। मतलब उस टाइम पर ये बताया गया था कि हमारे देश में जो है ना वो जेंडर बायसनेस बहुत है, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत थी लिटरेसी रेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। हमारे देश के लोग ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, जो चीज अच्छी नहीं थी। हमारे देश की हम लोगों ने बात की थी कि 72% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन उनसे कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में आ रही थी बहुत कम थी, जो कराबात थी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में लोग थे वो नियर अबाउट 9% के थे। 9% लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में थे, तो वो कितनी ग्रोथ कर पाते हैं? ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना है जिस कंट्री के लोग सेकेंडरी सेक्टर में, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उस कंट्री की ग्रोथ और ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर चलो उल्टा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या बोला? इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। हमारे देश में देखा गया था कि जैसे मान लो ये पूरा देश है, तो पूरे देश में आधे लोग एग्रीकल्चर की तरफ भाग रहे थे, आधे लोग सर्विस सेक्टर की तरफ भाग रहे थे। लेकिन एविडेंट कंक्लूजन यही निकला कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाई। हमारे देश में क्या है, इकोनॉमी जो है बैकवर्ड रह पाई। ठीक है, बैकवर्ड ही रही। क्या रीजन था? कि हमारे देश के हर एक सेक्टर को एक्सप्लॉइट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बात होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाह, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? देखो ब्रिटिशर ने कुछ काम किया। क्या किया? ब्रिटिशर सबसे पहले क्या लेके आए? रेलवेज। रेलवेज लेकर आए। कब लेकर आए? 1850 में लेकर आया रेलवेज। ठीक है, रेलवेज का लाना तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों लेकर आए? ताकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, मतलब ताकि वो बाहर से फिनिश गुड मंगवा सके, यहाँ से रॉ मटेरियल भेज सके। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो लेके आए रेलवेज को। इंटेंशन अच्छी नहीं थी, लेकिन चीज तो अच्छी ले आए। ठीक है, फिर उन्होंने बनाई पोर्ट्स। अब पोर्ट्स का भी आप लोगों को पता है भाई, वो भी था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए मतलब इन्होंने सामान बनवाया, लेकिन इंटेंशन इनकी कुछ और ही थी। ठीक है, पोर्ट्स बनवाए, उसके अलावा क्या रोड्स बनवाई, ताकि जो इनका सामान था भाई इन पोर्ट्स तक, रेलवे तक सामान पहुंच सके। कौन सा सामान? रॉ मटेरियल हो गए, फिनिश गुड्स हो गए, बहुत सारी। इंटेंशन एक ही है। उसके अलावा इन्होंने क्या टेलीग्राम्स वगैरह का इंट्रोडक्शन किया। क्यों? ताकि भाई इनकी जो भाई गवर्नमेंट की बातें हमें एक दूसरे तक जल्दी पहुंच सके। खुद के लिए ही करवाया, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं कुछ करवाया। चीजें लेके आई, लेकिन इनकी इंटेंशन क्या थी कि वो खुद का काम कर सके, इंडिया जाए भाड़ में, बस ये बात थी। तो यहाँ करते करते हमारा सारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, सब कुछ बात होगी। ठीक है, स्टार्टिंग तक कर दे खत्म। ठीक है, फ्यूचर आपको पता ही है कि हालत बहुत खराब थी।
एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो चुका था, इसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, जमींदारी सिस्टम वगैरह सारा खराब हो चुका था, इंडस्ट्रीज वगैरह खत्म हो चुकी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद कर दी गई, फॉरेन ट्रेड भी खत्म कर दिया गया, अच्छी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का किया गया, हमारे देश का रॉ मटेरियल बाहर भेज दिया, बाहर से सामान हमारे देश में लिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कर दी गई। उसके अलावा हमारे देश की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत खराब हो गई, लोग जल्दी मरने लग गए, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी होगी। उसके अलावा ऑक्यूपेशन लोगों की वैसे खराब थी, क्यों? क्योंकि काम कर रहे थे जिस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन हो नहीं पा रहा था जीडीपी में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के पीछे टेंशन थी वो ठीक नहीं थी, तो काम खराब हो गया। अब नए पॉइंट का क्या मतलब है कि व्हाट्स द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? जो ब्रिटिशर हमारे देश में आए थे, क्या उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था? हम लोग ने ये सुना है कि भाई जो भी ब्रिटिशर ने काम किया वो सारा उसने खुद के फायदे के लिए किया, हमारा तो उसने पूरा क्या कर दिया, एक्सप्लोटेशन कर दिया हर जगह से। लेकिन उसने जो भी काम किया उससे क्या कुछ ना कुछ फायदा हुआ, कुछ ना कुछ तो शायद हुआ ही है। क्या? जैसे उसने पहले ना फार्मर्स को ये कहा था ना कि तुम कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, तुम क्या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हो, तुम क्या खुद के लिए सामान उगा रहे हो, तुम क्या करो, तुम बाहर सामान बेचो, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सोच बदली, किसकी? फार्मर की सोच बदली। तो फार्मर ने ये देखा कि भाई अब जो सामान मैं उगाऊंगा ना उसे मैं बाहर बेचूंगा, जिससे मुझे प्रॉफिट होगा। अगर कोई सामान को हम बेच रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, उससे प्रोडक्शन हो रही है, हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, तो जिससे हमारी ग्रोथ होगी, तो ये अच्छी चीज है, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब भाई ब्रिटिशर ने रोडवेज बनाई, रेलवेज बनाई, तो ये सारी जगह को चलाएगा कौन? इंसान ही चलाएंगे, हमारे देश के लोग ही चलाएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। फेमाइंस होता है भूखमरी की सिचुएशन, मान लो किसी स्टेट में क्या है, बिल्कुल भी खाना नहीं है, तो किसी और स्टेट से खाना वहां तक पहुंचाया जा सकता है, किसकी हेल्प से? रोडवेज की, रेलवेज की, इन सब की हेल्प से वहां पर खाना पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हमारे देश में बार्टर सिस्टम चलता था ना, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन ब्रिटिशर ने मॉनेटरी सिस्टम को लेकर आए, जिसकी वजह से बहुत ट्रेड करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, तो ये भी अच्छी है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो सरकार चलाने का अच्छा तरीका था, सबसे बेस्ट तरीका था, वो हमें वो बता करके, तो हम उनके ही तरीकों को मॉडिफाई कर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक। आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, वन शॉट वीडियो आएंगी, ठीक है। आप चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दोनों करें।